हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शंभुदयाल सैनी, व्याख्याता हिंदी, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी प्लस भीलवाड़ा। साथियों, देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि बंद हो चुके हैं और चाहे वो स्कूली विद्यार्थी हो, महाविद्यालय विद्यार्थी हो अथवा कोई प्रतियोगी छात्र हो, इस समय घर पर ही रहकर अपनी तैयारी कर रहा है। उसी संदर्भ में आज का मेरा ये वीडियो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है जिनकी अभी हिंदी साहित्य की परीक्षा अभी होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं कुछ उनके लिए परीक्षा उपयोगी तथ्य लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी साहित्य के इतिहास को कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसमें उनके लिए 16 अंक निर्धारित हैं। साथियों, हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों या भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल, जिसमें से 3 काल कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में है और चौथा है वो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में रखा गया है और उसके लिए कुल 16 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन 16 अंकों को प्राप्त करने के लिए हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक काल में से कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें कुल 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल 16 अंकों के होंगे, जिनमें 2 प्रश्न विधाओं से संबंधित होंगे जो कि उनके पाठ्यक्रम में है, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी आदि विधाओं के विकास से संबंधित प्रश्न होंगे और शेष प्रश्न आधुनिक काल के कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित होंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं आधुनिक काल की समय सीमा के संबंध में। आधुनिक काल की जो समय सीमा है उसके संदर्भ में वर्तमान में 3 मत प्रचलित हैं कि आधुनिक काल का इसकी समय सीमा, आरंभिक सीमा क्या मानी जाए। हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1900 से मानी है। यदि ईस्वी सन में देखें तो 1843 ईस्वी इसकी आरंभिक सीमा उन्होंने मानी है। राउंड फिगर में 1850 में हम इसको मान सकते हैं। तो सबसे पहले मत है 1850 ईस्वी से शुरू, क्योंकि ये वर्ष हिंदी के आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष भी माना जाता है। दूसरा मत है 1857 ईस्वी से शुरू, क्योंकि यह वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था उसकी प्रारंभ होने का वर्ष था, इसलिए कुछ विद्वान 1857 से भी इसको आरंभ मानते हैं। तीसरा मत है 1868 ईस्वी से, क्योंकि यह वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। इस प्रकार वर्तमान में ये तीनों वर्ष आधुनिक काल की आरंभिक सीमा मानी जाती है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को जो नाम दिया था वो नाम है गद्य काल, क्योंकि उनके मतानुसार इस काल में गद्य विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल भी कहते हैं। या मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल वैसे भक्ति काल को कहा जाता है, लेकिन यदि दूसरे स्वर्णकाल की बात करें तो वो है आधुनिक काल। आगे बढ़ते हैं। अब है आधुनिक काल के उपभेद। इसे अध्ययन की दृष्टि से
6-7 उपभेदों में बांटा गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारतेंदु काल, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल कहा जाता है। तीसरा है छायावाद काल युग। चौथा है प्रगतिवाद। पांचवा प्रयोगवाद। छठा नई कविता युग। और सातवां साठोत्तरी कविता, अर्थात 1960 के बाद की जो कविता लिखी गई है उन्हें साठोत्तरी कविता युग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आधुनिक काल का जो पहला उपभेद है भारतेंदु काल, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। यहाँ मैं आपको एक और बताऊं कि इसकी समय सीमा जो 1900 तक मानी जाती है, उसका कारण ये भी है क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1900 मानी जाती है, और सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ ही भारतेंदु युग का समापन और द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इस युग की जो प्रमुख बातें हैं वो है कि इस युग का नामकरण हिंदी के प्रमुख विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया था। दूसरा बिंदु है कि इस युग में, जो कि इसका मुख्य बिंदु है, इस युग में पद्य रचना के लिए अर्थात कविता रचना के लिए तो ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, और गद्य रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता था, अर्थात गद्य और पद्य के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता था, जो कि आगे जाकर अर्थात अगले द्विवेदी युग में ये दोनों एक हो जाएंगी, अर्थात गद्य और पद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होने लग जाएगा। तीसरा इसका बिंदु है कि इस युग की धाराओं में, इस युग की रचनाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा दिखाई देती है, अर्थात उस भारतेंदु काल के जितने भी कवि हैं, जिनको हम भारतेंदु मंडल के कवि कहते हैं, उन सभी की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। अब है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस काल में हम पढ़ेंगे। तो इस सबसे पहले नज़र डालते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों पर। तो सबसे पहला कवि तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगन मोहन सिंह, राधा कृष्ण दास और बाल कृष्ण भट्ट, जो कि इस काल के सर्वाधिक वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र का सामान्य परिचय, जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य परिचय मैंने दिया है। सबसे पहले इनका जन्म और मृत्यु 1850 से लेकर 1885, अर्थात सिर्फ 35 वर्ष का इनका जीवन काल रहा है, लेकिन इस 35 वर्ष में इन्होंने लगभग हर विधा पर अपनी कलम चलाई है और लगभग 175 रचनाएं इन्होंने अपने जीवन काल में लिखी। सामान्य परिचय देखते हैं इनका। सबसे पहले जन्म स्थान काशी, जिसको हम बनारस और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो स्वयं भी एक कवि थे, और इन्होंने नहुष नामक एक नाटक लिखा है पद्य में। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन 1880 ईस्वी में तत्कालीन साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु अर्थात भारत प्लस इंदु, भारत का चंद्रमा नामक उपाधि इन्हें प्रदान की। इन्होंने कुल मिला के 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में, आगे कंपटीशन की एग्ज़ाम में भी ये तीनों पूछे जाते हैं। सबसे पहले कवि वचनसुधा की बात हम कर चुके हैं 1868 ईस्वी में। दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में, और तीसरी है बाल बोधिनी 1874 ईस्वी में। इस बाल बोधिनी
पत्रिका में इन्होंने स्त्री विषयक विचारों लेखों का संकलन किया है। ये तीनों पत्रिकाएं काशी से ही प्रकाशित होती थी। आगे देखते हैं इनके द्वारा रचित कुल काव्य रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने 35 वर्ष के जीवन काल में कुल रचनाएं तो बहुत ज़्यादा ही लिखी हैं, लेकिन बात करें काव्य रचना की तो इन्होंने 70 काव्य रचनाएं अपने जीवन काल में लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, बकरी विलाप, दशरथ विलाप जो कि इन्होंने खड़ी बोली में लिखी है, फूलों का गुच्छा ये भी खड़ी बोली में लिखा है, और उर्दू का शापा। आगे देखते हैं इनके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है कि ये हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं, अर्थात इन्होंने लगभग हर विधा पर अपनी कलम चलाई है, इसलिए ये हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। दूसरा है इन्होंने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की थी, जो उस काल के जो गरीब साहित्यकार थे उनकी सहायता करने का काम ये समाज करता था। तीसरा बिंदु है कि ये रसा उपनाम से भी उर्दू में लेखन किया करते थे। मातृभाषा की प्रशंसा में कही गई इनकी एक पंक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को शूल। अगला बिंदु, इन्होंने अमीर खुसरो की तरह कुछ पहेलियाँ एवं मुक्तियाँ भी लिखी हैं, जैसे भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो इस प्रकार इन्होंने जो अमीर खुसरो की जो परंपरा थी उस परंपरा को आगे बढ़ाया। साथियों, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, करंट जीके और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी प्लस भीलवाड़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद।